हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में और आज का टॉपिक है संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता में हम पढ़ेंगे कि संविधान वास्तव में भारत में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखता है, पूरी दुनिया में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है और इसकी सत्ता को लेकर हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। संविधान की सत्ता की यदि हम बात करें तो भारत में सर्वोच्च संविधान ही है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे वो संसद हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार की न्यायपालिका हो, सभी कार्य कौन करता है? संविधान ही करता है। और भारत में अंतिम शक्ति की भी यदि हम बात करें, अंतिम शक्ति तो वो भी किसमें निहित है? संविधान में ही है। यदि हम बात करें कि संविधान से बाहर होकर कोई कार्य किया जा सकता है तो यह असंभव कार्य है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तीनों में भी हम अलग अलग प्रकार से सरकार के माध्यम से संविधान की सत्ता को देखते हैं। व्यवस्थापिका संसद, और संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है पॉलिसी मेकर, रूल रेगुलेशन डेवलपमेंट, कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। और वो कानून कैसे निर्माण करती है? हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उसका सीधा सा असर होता है, सीधा सा संबंध होता है संविधान से होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हमारे सिलेबस में आगे आएगा कानून निर्माण। तो कानून निर्माण के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पहले प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कानून निर्माण के लिए दोनों सदनों को बराबर की शक्ति दी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कानून निर्माण को लेकर संविधान बराबर शक्तियां दोनों सदनों को देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले लेके जाते हैं लोकसभा में कोई भी विधेयक। शुरुआत में हम किसी प्रस्ताव को रखते हैं, प्रस्ताव को यदि हम एक्सेप्ट कर लें तो वो विधेयक में कन्वर्ट हो जाता है। यह शुरुआत ही विधेयक से होती है। कोई भी विधेयक लेके जाते हैं। विधेयक 2 प्रकार के, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। विधेयक के प्रकार कितने होते हैं? 2। एक होता है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी। ये याद रखने लायक बात है। विधायक तो एमएलए होते हैं और विधेयक होता है एक प्रकार का एजेंडा, एक प्रकार का प्रारूप जो पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक वह होता है जिसमें सरकार के बंदे लेकर आते हैं, मंत्री वगैरह लेकर आते हैं, तो सरकारी विधेयक कहलाता है। इन मंत्रियों के अलावा कोई भी व्यक्ति यदि विधेयक प्रस्तुत करता है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो संसद में, तो कैसा कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। विधेयक लाया गया, विधेयक लाने के बाद इसे स्वीकार किया जाएगा। पहला कार्य होगा स्वीकार करने का, कि लोकसभा में अगर कोई विधेयक लाया गया है कानून बनाने के लिए, तो उस विधेयक को लोकसभा के द्वारा यदि एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यहाँ पर पहला वाचन, 3 वाचन इसमें होते हैं। पहली प्रक्रिया हो गई कंप्लीट। हम क्या बना रहे हैं? कानून। क्योंकि हम लोग संविधान की सत्ता पढ़ रहे थे और व्यवस्थापिका का पहला कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। हम बना रहे हैं कानून। कानून कैसे बनते हैं? ये लोकसभा में भी ऐसे ही बनेंगे और राज्यसभा में भी। तो विधेयक को स्वीकार करना पहला स्टेप कंप्लीट। फिर इस पर बहस होगी और बहस के बाद में दूसरा वाचन होगा। दूसरे वाचन में क्या होगा? फिर इस पर बहस होगी, संविधान से संबंधित इश्यूज देखे जाएंगे, संविधान से संबंधित प्रावधान देखे जाएंगे, एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी परवर समिति कहलाती है। इस कमेटी का नाम क्या होता है?
परवर समिति कहलाती है। ये क्या देखती है परवर समिति कि बनने वाला कानून, जो हम कानून बना रहे हैं, वो संविधान के अनुसार है भी या नहीं। तो संविधान के तथ्यों की जानकारी कौन लेगी? परवर समिति लेगी कि कोई जो कानून हम बना रहे हैं वो संविधान के किसी दायरे का उल्लंघन तो नहीं करता है, ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा है जिससे संविधान का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। तो ये परवर समिति अपनी रिपोर्ट देगी, फिर इस पर बहस होगी और इस पर होगा मतदान। यहां से ये पास होने पर तीसरे वाचन में जाएगा। यहां पर शब्द शुद्धि देखा जाएगा, शब्दों की शुद्धि, कि ऐसे कोई दोहरे शब्द तो नहीं है जिसका दो अर्थ निकल रहे हो, दो तरीके से बातें हो रही हो, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए। और फिर इस पर होते हैं मतदान और फिर दूसरी जगह चला जाएगा। राज्यसभा में गया तो लोकसभा में आ जाएगा, लोकसभा में गया तो राज्यसभा में चला जाएगा। यहाँ भी जैसे विधेयक शुरुआत में आया था वैसे ही राज्यसभा में भी आएगा। ये कहाँ से? लोकसभा से पास होकर। राज्यसभा चाहे तो इसे अस्वीकार कर सकती है और स्वीकार भी कर सकती है। स्वीकार कर लेगी तो आगे की प्रक्रिया चलेगी, अस्वीकार कर देगी तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। स्वीकार होने के बाद दूसरा, यहाँ भी परवर समिति बनेगी, वही सिस्टम सेम होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो हमारे यहाँ संविधान के अनुसार जब कानून बनता है तो कानून में संविधान की सत्ता का बोध होता है। फिर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका हमारे यहाँ दो प्रकार की हैं। पहली है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है पीएम और नाम मात्र के कार्यपालिका के जो लीडर हैं वो है राष्ट्रपति महोदय। अगर हम देखें तो राष्ट्रपति किसी भी कानून पे साइन करने से पहले, राष्ट्रपति किसी भी कानून को स्वीकृति देने के पहले या संसद के द्वारा भेजे गए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत लागू करने से पहले सबसे पहले वो कानून की सलाह जानना चाहते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि न्यायालय से परमिशन लेना, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने का अधिकार भारतीय संविधान राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति महोदय चाहें तो भारत के संविधान के संबंध में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश या उसकी बेंच से सलाह ले सकते हैं और मुख्य न्यायाधीश भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, दे सकते हैं। तो संविधान की सत्ता यहाँ भी बोध होती है। कार्यपालिका का दूसरा रूप है वास्तविक कार्यपालिका। इसमें हम देखें तो सरकार का रूप नजर आता है। सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो संविधान से बाहर जाकर हो रहा हो। संविधान के दायरे को लांघना सरकार के बस में नहीं है। यदि ऐसा सरकार ने किया तो इसको चुनौती दी जा सकती है। यदि ऐसा व्यवस्थापिका ने किया तो न्यायिक पुनरावलोकन एक सिस्टम है। सिस्टम का नाम क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। इससे यदि कोई कानून ऐसा बन जाता है जिससे संविधान की सीमाओं का उल्लंघन होता है, हमें लगता है कि हमारे द्वारा जो कानून बनाया गया है वो संविधान को कहीं ना कहीं खंडित करता है, संविधान को कहीं ना कहीं परेशान करता है, उसके प्रावधानों को लांघता है, तो ऐसे में हम उसकी समीक्षा न्यायालय के द्वारा करवा सकते हैं, उसकी जांच न्यायालय के द्वारा करवा सकते हैं। न्यायालय यहाँ पर पूरे कानून को रद्द कर सकता है, कुछ भाग को रद्द कर सकता है या जितना अतिक्रमण वाला भाग है उसको हटा सकता है। इसे कहते हैं दोबारा जांचना। जो कानून बना उसकी न्यायिक समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है और होने वाले उल्लंघन को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी किसकी सत्ता का बोध होता है? संविधान की सत्ता का बोध होता है। फिर लास्ट में आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या का अधिकार रखती है। अंतिम व्याख्या, जो भी बात कहेगी अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय ही कहेगा। यदि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि शब्दों को लेकर विवाद हो जाता है, कि शब्द के दोहरे अर्थ निकलते हैं, ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह देगा वही अंतिम होगा। संविधान की सुरक्षा की बात भी यदि हम करें तो ये भी कौन रखता है? सर्वोच्च न्यायालय ही अधिकार रखता है। अब ये तो हो गया एक आउटर परिचय कि हमारे संविधान को कितना इम्पोर्टेंट हमने बताया है। यह संविधान ही अंतिम रूप से शासक है। शक्ति का केंद्र भारत में अंतिम शक्ति जनता है और जनता ही उसमें संशोधित कर सकती है संविधान में।
जनता के द्वारा शासन चलता है, जनता ही अंतिम शासक के रूप में अंतिम शक्ति भारत में रखती है और उसके अनुसार संविधान में नियमों में आने वाले समय के साथ हम उचित विधिक चेंज परिवर्तन संशोधन कर सकते हैं। संविधान की सत्ता में हम आगे की टॉपिक्स की बात करें तो किन आधार पर हम संविधान की सत्ता को हम देख सकते हैं या हमारे देश में संविधान कितना पावरफुल है, किन मुद्दों को लेकर हम ये बहुत से टॉपिक्स में देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखे हैं। हमारे यहाँ धर्म की पालना का अधिकार हमारा संविधान देता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पर एकीकृत धर्म अपनाया गया है, जैसे इस्लाम धर्म पाकिस्तान का है, सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है। तो ये धर्म आधारित राष्ट्र हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है धर्म को राजनीति से जोड़ना और धर्म राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता इन देशों में। जबकि हम भारत की बात करें तो यहाँ पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। बहुत सारे लोग इनको एक ही मान लेते हैं कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही होते हैं। वास्तव में परिभाषा में तो एक ही है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य सभी धर्मों को आगे बढ़ाने के समान प्रयास करेगा। बिना भेदभाव राज्य सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। ये तो कॉमन परिभाषा हो गई। अंतर क्या है? ऐसा विशेषता या ऐसा सिस्टम जिसमें अल्पसंख्यक के अधिकार सुरक्षित हों, क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। ये ध्यान रखने लायक बात है। ऐसा सिस्टम जिसमें अल्पसंख्यक, जो संख्या में क्या है कम, उनके अधिकार कैसे हों? बिल्कुल सुरक्षित हों, तो क्या कहलाएगा? पंथ निरपेक्ष कहलाएगा। जैसे भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और अमेरिका क्या है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। कैसे? वहां भी धर्म से संबंधित कोई एजेंडा नहीं चलता। धर्म किसी राष्ट्र का पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका का नहीं है, लेकिन भारत में भी ऐसा ही है। सबसे बड़ा अंतर क्या है? भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं, अमेरिका में नहीं है। तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर यही है कि जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हैं, क्या कहलाएगा? पंथ निरपेक्ष कहलाएगा। और ये बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी गणराज्य। तो अल्पसंख्यकों के जहां अधिकार सुरक्षित होंगे वो क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, और जहां नहीं होंगे वहां क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्ष। लेकिन दोनों की परिभाषा क्या है? कॉमन, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को समानता से क्या बढ़ाएगा? आगे बढ़ाएगा, विकास के प्रयास करेगा। ये है धर्म की पालना। हमारा संविधान किसी भी धर्म को जबरदस्ती पालना की बात नहीं करता है, इसीलिए हम हमारे संविधान को सर्वोच्च मानते हैं, सम्मान करते हैं। फिर आय की समानता का प्रयास ये कहता है कि सबसे बड़ा अगर विवाद कहीं होता है तो वो होता है आर्थिक असमानता पर। दुनिया की चाहे कितनी भी क्रांतियों को देख लें, इनका सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा है आय की असमानता। चाहे सोवियत यूनियन का विघटन देख लें, चाहे वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध देख लें, चाहे पाकिस्तान की टूटती अर्थव्यवस्था का उदाहरण देख लें, सभी जगह विवाद का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है आर्थिक असमानता। जब भी समाज में 2 वर्गों में गहरी खाई बनेगी, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी? आर्थिक असमानता आ जाएगी। हमारा संविधान लगातार प्रयासरत है कि आर्थिक विषमताओं को दूर किया जाए, और हमारा संविधान इस प्रकार के प्रावधान भी करता है जिससे आर्थिक असमानताएं बहुत कम होने वाली हैं। जैसे
बहुत ज्यादा कमाने वालों पर इनकम टैक्स बढ़ा रहा है, गरीबों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं चला रहा है, नरेगा है, जीवनदायिनी मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, शिक्षा के अधिकार की गारंटी देते हैं। हम पढ़े भी गए कि आर्टिकल 21A आपको शिक्षा का अधिकार देता है और ये आपका मूल अधिकार है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगी। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और ये गारंटी कौन देता है? भारत का संविधान देता है। राज्य ये प्रावधान करेगा कि 6 से 14 वर्ष का आयु का बालक निःशुल्क शिक्षा का अधिकारी होगा। इसमें मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है कि बच्चे के माता पिता का ये ड्यूटीज होगी, कर्तव्य होगा कि उसको वो शिक्षा दिलाए। तो आय की समानता के प्रयास हमारा संविधान करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि संविधान की सत्ता हमेशा बरकरार रहेगी, संविधान को किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति द्वारा पीएम की नियुक्ति एक बड़ी गजब की व्यवस्था है। इससे ये पता लगता है कि भारत में एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि कार्यपालिका के दोनों हिस्से आपस में कंट्रीब्यूशन रखते हैं। प्रशासन में केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं हो सकती। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत व्यवस्था क्या है वो भी देख लीजिए। केंद्रीकृत व्यवस्था पहले देखते हैं हम लोग। ऐसी व्यवस्था जिसमें सारा सिस्टम केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में हो या एक ही जगह हो, कौन सी व्यवस्था कहलाती है? केंद्रीकृत व्यवस्था कहलाती है। फिर है विकेंद्रीकृत व्यवस्था। इसमें क्या होता है? केंद्र से सारी चीजें अलग अलग दिशा में बांट दी जाती हैं और सब मिलकर कार्य करते हैं। ये क्या कहलाता है? विकेंद्रीकृत। ये क्या कहलाता है? केंद्रीकृत। सभी चीजों को अपने हाथ में लेना क्या कहलाता है? केंद्रीकृत। एग्जाम्पल के तौर पर केवल मोदी सरकार ही देश में कार्य करती, केवल मोदी जी ही देश में कार्य कर रहे होते, कौन सी व्यवस्था कहलाती? केंद्रीकृत व्यवस्था कहलाती। लेकिन वर्तमान में क्या है? विकेंद्रीकृत व्यवस्था। मोदी जी भी हैं, अशोक गहलोत साहब भी हैं, हमारे पंचायत सिस्टम भी है, तो शासन का क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया। सभी को साथ लेकर चलना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा पीएम की नियुक्ति भी एक संविधान का सिस्टम है जिससे संविधान की सत्ता बनी रहती है, सब सहयोग के आधार पर होता है। इसमें राष्ट्रपति अपने बहुत बार आपातकालीन स्थिति में विवेक के आधार पर भी कार्य करता है। वैसे विवेक की शक्ति राज्यपाल का प्रमुख कार्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी कई बार आपातकालीन स्थितियों में शासन का संचालन करता है, चाहे वो 352 के अधीन हो, चाहे वो 356 के अधीन हो और चाहे वो 360 के अधीन हो। 3 प्रकार के आपातकाल हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तीनों ही आपातकालीन स्थितियों में हमारा संविधान हमारे राष्ट्रपति महोदय को शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भारत में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? संविधान के पास ही है। संविधान हमारा जीवित दस्तावेज है। ये बहुत बार सवाल आता है, स्पष्ट कीजिए भारत का संविधान जीवित दस्तावेज है। ये सवाल आता है अपने। तो भारत का संविधान जीवित दस्तावेज है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जीवित दस्तावेज किसे कहते हैं? लाइफ लाइन किसे कहते हैं, या यूं कहें जीवित किसे कहते हैं? जो समय के साथ लगातार चलता रहे। मृत कब होगा? जब समय को वो छोड़कर चला जाए, वो क्या कहलाएगा? मृत कहलाएगा। तो जीवित दस्तावेज है ही, इसमें कोई डाउट है ही, होना ही नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में शिक्षा एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। वोट डालना एक बहुत बड़ी बीमारी थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी, शिक्षा के प्रति अवेयरनेस नहीं था। नियम कानून तो बहुत बड़ी बात थी कि नियम कानून क्या होंगे, संसदीय व्यवस्था क्या होगी, संसद क्या होगी। आज भी गाँव में अगर जाके पूछे हम लोग तो हमारे प्रशासन के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो उस जमाने में
74 साल पहले की यदि हम बात करें, 75 साल पहले की यदि हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में अराजकता शासन से संबंधित थी, अव्यवस्थाएं शासन से संबंधित थी। उस जमाने में जो हमने नियम बनाए वो आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। दुनिया के संविधानों को यदि हम देखते हैं तो वो कोरे कागज हैं, उनकी वैल्यू ऑफ रूल रेगुलेशन टाइप कुछ नहीं है, उनके देश के संविधानों को नहीं माना जाता है, उनके देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। हमारे देश में कहीं भी राष्ट्रगान चल रहा होता है तो हम रुकते हैं, हमारे देश में तिरंगे झंडे का हम मान सम्मान करते हैं। जैसे आज 15 अगस्त का पर्व है, भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी का गौरवान्वित पल महसूस हुआ था, हमें मिला था। तो देश में संविधान के जो प्रावधान हैं उसे आज भी हम वैसे ही मानते हैं जैसे 1950 में मानते हैं। इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है। इसीलिए ये संविधान कैसा है, जीवित दस्तावेज है। हमारे संविधान की सत्ता आज भी सर्वोच्चता रूप में बनी हुई है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। समाज बदला है, विकास हुआ है, आधुनिकता आई है, मॉडर्न जमाना आया है, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, फैशन का जमाना है, पाश्चात्य संस्कृति है। दुनिया के संविधान बने और बिगड़ गए, लेकिन भारत का संविधान बना, आगे बढ़ता ही चला गया, समाज के साथ बदला भी, लेकिन इम्पोर्टेंस वैल्यू में कहीं कोई कमी इसमें नहीं आई। इसीलिए भारत का संविधान कैसा दस्तावेज है, जीवित दस्तावेज है। जब बना था तब भी उतना ही इम्पोर्टेंट था और वर्तमान में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए भारत के संविधान की सर्वोच्चता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय नागरिकता समानता पर आधारित है। हम जानते हैं भारत एक अनेकता में एकता वाला देश है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है। हम जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को तो हमने संविधान में लीगल तौर पर ही स्थान दिया है, जिसमें राजस्थानी भाषा का स्थान नहीं है। अनेकताओं में हमारे यहाँ संस्कृति अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, सभ्यताएं अलग अलग है, धर्म अलग अलग है। इन सब के बावजूद हम एक हैं, क्योंकि देश के लिए विशेष क्या क्या होता है, एक देश होगा, एक भाषा होगी, एक संविधान होगा, एक संस्कृति होगी, तभी वो देश चल सकता है। अगर एक ही देश में 10 संस्कृतियां होंगी तो 10 प्रकार के झगड़े होंगे, 10 प्रकार की भाषाएं होंगी तो 10 प्रकार के झगड़े होंगे, 10 प्रकार के धर्म है तो 10 प्रकार के नियम होंगे। लेकिन भारत ऐसा देश है सबको साथ लेकर चलता है, वो भी बिना विवाद के। तो ये समानता स्थापित करने में बहुत बड़ा अहम योगदान हमारे संविधान का है। हम पढ़ रहे थे नागरिकता, तो नागरिकता हमारे यहाँ धर्म, नस्ल, वर्ग, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, रंग, इनको देखकर नहीं दी जाती। हमारे यहाँ जो भारत में जन्मा है, जो नागरिकता के रूल रेगुलेशन संविधान ने तय किए हैं, केवल उनको आधार मानकर बिना भेदभाव के हम क्या प्रदान करते हैं, सभी को नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें हम ये भेद नहीं देखते कि ये इस्लाम धर्म का है, हिंदू धर्म का है, जैन, बौद्ध धर्म, पर्शियन है। अगर वह भारत का नागरिक बनने के योग्य है, संविधान के अनुसार नागरिकता के नियम की पालना करता है, तो हम बिना भेदभाव के समानता पर आधारित क्या दे देते हैं, नागरिकता उसे प्रदान कर देते हैं। इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम ये साबित करते हैं या यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, उसके आगे कुछ भी नहीं है।